अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 ग्रेविटेशन, क्लास 11th फिजिक्स का। तो चलते हैं आगे। Introduction. In 1966, Newton was prompted by a simple observation, that was, fall of an apple towards the earth, concluded that the force that caused an apple to fall to the ground and the force that kept the moon in its orbit around the earth were only different manifestation of one universal force called force of gravitation. 1966 में न्यूटन एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से प्रॉम्प्ट होके यानी उसने ये सोचा और फिर कंक्लूड किया, इस फैसले में पहुंचा कि एक फोर्स जिसने एप्पल को ग्राउंड यानी ज़मीन की तरफ गिरने की ताकत लगाई, या वो खुद फोर्स जो उसने उसको नीचे ज़मीन पे ही गिरने दिया, तो वही फोर्स जो मून को अर्थ के ऑर्बिट में यानी मून को अपने ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रोटेट कराती है। तो ये जो दो फोर्सेस हैं, ये दोनों भले से सेम है, लेकिन ये सिर्फ एक ही वजह से हैं और वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यानी जो जिस वजह से एप्पल जमीन पे गिरता है वो फोर्स, और मून अर्थ के अराउंड जो रोटेट करता है, दोनों जिस फोर्स की वजह से हैं वो यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। Now, from the above assumption, Newton made the hypothesis that everybody in the universe exerts a gravitational force on every other body. This gravitational force is responsible for the motion of the planets around the sun, the motion of falling bodies towards Earth, etc. इस जो हमने ऊपर assumption जो है थी कि एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जिसकी वजह से एप्पल भी नीचे गिर रहा है और मून भी रोटेट कर रहा है, तो न्यूटन ने एक हाइपोथेसिस किया। हाइपोथेसिस क्या होती है? एक एक्सप्लेनेशन दी, एक रीजनिंग बेस पे एक एक्सप्लेनेशन उसने ये दी कि हर कोई यूनिवर्स में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट्स कर रहा है, यानी वो एक लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स हर दूसरी बॉडी पे। यानी दो बंदे अगर साथ खड़े हैं तो एक बंदा दूसरे पे लगा रहा है और दूसरा भी उस पे लगा रहा है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है किसकी? फॉर द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, यानी प्लैनेट्स जो मूव कर रहे हैं सन के आसपास, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी भी जिम्मेदार है। और द मोशन ऑफ द फॉलिंग बॉडीज टुवर्ड्स अर्थ, और जो जो अर्थ के सरफेस पे बॉडीज गिर रही हैं, जैसे अगर आप ऊपर से छत से अगर कोई चीज फेंके तो वो जमीन पे ही आती है, तो इसकी भी जिम्मेदार ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। नाउ एग्जैक्ट डेफिनेशन। The phenomenon of mutual attraction between any two bodies is known as gravitation. Phenomenon क्या है? एक हकीकत या फैक्ट। ये एक फैक्ट है म्यूचुअल अट्रैक्शन का। म्यूचुअल हमेशा ये होती है जो दोनों पार्टीज की तरफ से हो, यानी दोनों तरफ से हो। अगर दो लोगों के बीच में है तो दोनों, यानी एक पहला भी और दूसरा बंदा, दोनों की तरफ से अट्रैक्शन लग रही है, तो इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। अब नाउ सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो न्यूटन का लॉ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का, अब हम उसकी अप्रोच पे यानी हम वो निकालने चाहेंगे। सबसे पहले हमें जो करना है वो है हमारी क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होती है जो कि डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। यानी कि हमें पता है कि एक न्यूट्रॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन उसके अपने ऑर्बिट में रोटेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, या वो किस तरफ डायरेक्टेड किस तरफ होती है? वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूट्रॉन। वो न्यूट्रॉन यानी वो जिस रोटेशन का सेंटर क्या है उसके, न्यूट्रॉन है, तो वो न्यूट्रॉन की तरफ डायरेक्टेड होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं दूं तो वो है कि सन और अर्थ की। अब अर्थ जो है वो सन के आसपास ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट कर रहा है या रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ की जो डायरेक्शन है वो एक ही ऑर्बिट में कैसे रोटेट कर रहा है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की सन की तरफ है और सन सेंटर है पूरी ऑर्बिट का, तो ये होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ to explain the gravitational force, Newton began on the basis of approximation that the moon's orbit is circular. He then calculated the centripetal acceleration of the moon, that is am. ये am है, am small में सबस्क्रिप्ट में आप इसको भी लिख सकते हैं, centripetal acceleration of the moon. About the earth applying Huygens formula for centripetal acceleration in the form. अच्छा, अब न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स समझाने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया? न्यूटन ने एक अप्रोक्सीमेशन ली, सही है, और उसको बेस बनाया। अब अप्रोक्सीमेशन क्या ली? मतलब अप्रोक्सीमेट उसने सपोज किया, मतलब एक
जैसे अप्रोक्सीमेट हम कब करते हैं, जब मोर और लेस चीज़ वही होती है, ठीक है। तो मून का ऑर्बिट उसको उसने सर्कुलर लिया, मून का ऑर्बिट एक्चुअल में पूरा कंप्लीटली 100% सर्कुलर नहीं है, बट ही अप्रोक्सीमेटेड कि वो एक सर्कुलर है, ठीक है। ही देन कैलकुलेटेड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून AM, ठीक है। उसने फिर उससे क्या किया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाली मून की AM अबाउट द अर्थ अप्लाइंग ह्यूजेंस फॉर्मूला, और किसके आसपास की, अर्थ के आसपास ही, जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मून की, और किस फॉर्मूले से, ह्यूजेंस फॉर्मूले से। जो ह्यूजेंस फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है वो है AC ऊपर ये वेक्टर साइन इक्वल्स टू -v² अपॉन r, और फिर साथ में यूनिट वेक्टर यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है आपकी, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वो आपको पता है, 1 होता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। नाउ वेयर आर एरो बार ऊपर एक इसको बार कह लें या एरो कह लें, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है। यूनिट वेक्टर है ये जो डायरेक्ट कहाँ हुआ होता है, सेंटर ऑफ द मूविंग बॉडी के, ठीक है। अच्छा v क्या है, स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है, जो मूव कर रहा है, कौन सा मूव कर रहा है यहाँ पे, अगर हम सन और अर्थ की बात करें तो यहाँ पे अर्थ जो रोटेट कर रहा है तो v होगी आपकी अर्थ की स्पीड, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट और सर्कल, आर वो रेडियस है ऑर्बिट का या सर्कल का, बेसिकली आर होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, अब सन के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस होगा ये, ठीक है। ये एक्चुअल में अगर हम दो बॉडी, क्योंकि दो बॉडी के बीच का फासला होता है आर, तो हमेशा याद रखिएगा आर अगर कोई भी हो तो आप निकाल, अब आपको पता होना चाहिए कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के सेंटर तक का, दोनों के सेंटर तक का फासला आर कहलाता है। Now moving to the magnitude of the centripetal acceleration. तो हम इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे कि हम मॉडुलस ले लेंगे, तो आपका यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा AC इक्वल्स टू v² अपॉन r। ये सिंपल आपका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला बना। अब हम इसको थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन यानी इसमें थोड़ी तब्दीली ये करेंगे कि हमने इसको बना दिया AC इक्वल्स टू 4πr² r अपॉन t²। अब ये कैसे बना फॉर्मूला, ये इस तरह बना कि हमें पता है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम का हमने ये सब्स्टिट्यूट किया AC के फॉर्मूले में। अब पहले तो ये v वाला फॉर्मूला कैसे बना, डिस्टेंस की जगह हमने 2πr इसलिए रखा है क्योंकि जो मोशन है, जो मून आसपास अर्थ के रोटेट कर रहा है, ये एक सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन का मतलब हम सर्कल का पैरामीटर लेंगे, तो सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है 2πr। तो 2πr हमने डिस्टेंस की जगह इसलिए लिखा 2πr अपॉन टाइम। अब हमने ये v 2πr अपॉन t का फॉर्मूला उठा के हमने इसमें डाल दिया। अब जब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो ये AC का नया फॉर्मूला बन गया हमारे पास, A 4πr² r अपॉन t²। अब नेक्स्ट, consequently we can rewrite the above equation for the magnitude of the centripetal acceleration of the moon। अब फाइनली हम इस जो above equation है AC की ये वाली, हम इसको हम रीराइट कर सकते हैं और हम इसको अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मून की मखसूस तौर पे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे AM इक्वल्स टू 4πr² r अपॉन t²। ये हमने मून की एक इक्वेशन बना दी। वेयर r क्या है, हम r को rm भी लिख सकते हैं। अगर rm भी कभी आपको सवाल में लिखा जाए तो उसका मतलब वो बताएगा r ऑफ मून, ये भी आप इस तरह लिख सकते हैं, सिंपल r भी लिख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। इसको ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द अर्थ एंड द मून, मून और अर्थ के सेंटर यानी उनके दरमियान का फासला, ये वो फासला है r, और ये किसके बराबर होता है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। अब हमने इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट किया, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो हमने इस 3.84 10⁵ को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, तो ये बन गया 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। अच्छा, अब यहाँ जो T है, कैपिटल T, ये है टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये वो टाइम है जो मून को लग रहा है अर्थ के यानी दुनिया के आसपास एक रेवोल्यूशन लगाने में, ये T वो वाला टाइम है। और ये टाइम जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा यानी जो हमारी खलाई डेटा यानी डेटा जो हमने साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया हुआ है उस हिसाब से ये 27.3 डेज के बराबर है। 27.3 डेज को हमने सेकेंड्स में कैसे किया, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं,
तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 24 किया करना है, 27.3 मल्टीप्लाई बाय 24। फिर 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60। फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो फिर हमने इसको आखिर में मल्टीप्लाई बाय 60 कर देना है। यानी पहले हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे ताकि ये हमारे पास मिनट्स में आ जाए। फिर हम इसको फाइनली एक और दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि सेकेंड्स में आ जाए। जब हम इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे 27.3 डेज को, तो ये हमारे पास खुद ब खुद सेकेंड्स में आ जाएगा। नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ आर एम एंड टी इन द इक्वेशन। अब हम क्या करें, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, यानी उस जो वैल्यूज हमने आर एम और टी यानी रेडियस ऑफ द मून और टी यानी टाइम पीरियड जो हमें लग रहा है, आर एम बेसिकली सॉरी रेडियस ऑफ द मून ही आपका सेंटर ऑफ द अर्थ और सेंटर ऑफ द मून का जो बीच के फासला है, और टी यानी टाइम टेकन फॉर द मून टू कंप्लीट हैव अ कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। वो इन दोनों चीज़ों को हम उठा के ए एम की जो फॉर्मूला है हम उसमें रखेंगे। 4 इंटू पाई 3.142 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 क्या है, ये वही डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से लेके मून के सेंटर तक का, और नीचे अपॉन टाइम का स्क्वायर है 2.36 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड्स में, और ये इसका स्क्वायर है। तो जब हम इसको फाइनल सॉल्व किया तो हमारे पास बनी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून 2.72 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर SI यूनिट है एक्सेलरेशन का। अच्छा, नाउ दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं मून की एक्सेलरेशन विद किसके साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, यानी एक्सेलरेशन मून की और जो अर्थ की एक्सेलरेशन है उसके सरफेस पे। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या इनमें कैसे ये कंपेयर हो रहे हैं। अब एक्सेलरेशन ऑफ द मून जो कि अभी हमने ऊपर निकाली 2.72 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद अगली है, हमें पता है कि वी नो दैट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ अगर ज़मीन पे या किसी बिल्डिंग से आप किसी भी चीज़ को छोड़ें जो कि खुद ही फ्रीली गिर रही हो, तो उस पर कौन सी एक्सेलरेशन लग रही होती है, ग्रेविटी लग रही होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो उसका ये फॉर्म ये आपका वो है वैल्यू। अब ये दोनों हमें पता है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी ऊपर ग्रेविटी रखी जी ऑफ अर्थ अपॉन ए एम किसकी है, मून की एक्सेलरेशन। अब जी हमने 9.8 रखा और ए एम में हमने 2.72 इंटू 10 टू द पावर -3 रख दिया। अब हमने जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 3603 यानी 3603 अपॉन 1, और 3603 अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन 60 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 60 का अगर आप स्क्वायर करें तो वो बनेगा 3600, तो 3600 में से 3 ऐड है, तो हमने इसको अप्रोक्सीमेट ले लिया 60 का स्क्वायर। अब हम इसको आगे क्या करते हैं ये अभी आप देखेंगे। अच्छा, हमने जो सबसे पहले जो हमने कंपैरिजन अभी किया था लास्ट स्लाइड में, वो हमने किन दो चीज़ों का किया था, एक थी मून की सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और दूसरी थी क्या, ग्रेविटी अर्थ की। यानी हमने इन दो चीज़ों को कंपेयर किया था और फिर हमने उससे रिलेशन उनका ये दिखाया था कि वो 1/68 स्क्वायर है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में किया था। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, किसका स्क्वायर, किन डिस्टेंसेस का स्क्वायर, आर एम का और आर ई का। यानी आर एम क्या है, बेसिकली मून के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस है, और आर ई क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम इन दोनों का जो ये दो डिस्टेंस है इनका स्क्वायर करेंगे और फिर इनको कंपेयर करेंगे कि इनमें क्या रिलेशन है या क्या कंपैरिजन क्या बन रहा है। तो नाउ distance of the moon from the center of the earth equals to rm equals to 3.84 into 10 to the power 8 मीटर। यानी जो मून का सेंटर ऑफ द अर्थ से फासला है, डिस्टेंस है आर एम, वो है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे और फिर देखते हैं, आर एम स्क्वायर किया तो ऐसे बात है 10 टू द पावर 8 तो 16 हो गई, और बाकी 3.84 का स्क्वायर 14.7 बना।
तो आर एम स्क्वायर बन गया 14.7 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर स्क्वायर. Now, the distance of the body falling freely near the surface of the earth is RE 6.38 into the 10 to the power 6 मीटर. अब कोई भी बॉडी जो कि फॉल कर रही है सरफेस ऑफ द अर्थ के करीब फ्रीली, उसका सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके अर्थ के सरफेस तक का क्या फासला होगा? ऑब्वियसली उसका रेडियस ही होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ. तो हम जो कि है 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. नाउ अब हमने जिस तरह हमने मून के सेंटर मून के जो से और सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर किया, हमने इसका भी स्क्वायर किया. आर ई स्क्वायर जो कि क्या बना 40.7 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर स्क्वायर. अब ये दो इक्वेशन से हम आगे आगे हम फर्दर मजीद कोई काम करेंगे. अच्छा, ये एक डायग्राम है जो आपकी बुक की है, क्लास 11 फिजिक्स की, सिंध बोर्ड की. अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये अर्थ का रेडियस क्या है 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये आपका सेंटर ऑफ द अर्थ है, और ये यहाँ तक का फासला ये गिवन है, ताकि आपको एक समझ आ जाए कि किस कहाँ से कहाँ तक का. बाकी ये आर एम क्या है, ये आई को आप छोड़ दें, आर एम ये है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर. यानी कि यहाँ से लेके और ये स्टार्ट हो रहा है पूरा ये यहाँ तक का फासला, ये है आपका रेडियस, यानी या फासला कह रहे हैं मून के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक का. और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मून की भी दी हुई है यहाँ पे, जो कि 2.72 है इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर सेकेंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर. अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, आप खुद देख सकते हैं, आर एम स्क्वायर यानी मून का जो और सेंटर का डिस्टेंस का फासला था आर एम, उसके स्क्वायर को डिवाइड किससे किया है हमने, रेडियस ऑफ द अर्थ के स्क्वायर से डिवाइड किया है, जो कि क्या बना 14.7 इंटू 10 टू द पावर 16 अपॉन 40.7 इंटू 10 टू द पावर 12 हमने डिवाइड कर लिया. आप चाहे तो ऑपोजिट भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी आर ई स्क्वायर ऊपर भी रख सकते हैं, आर एम स्क्वायर नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन बुक में या ज़्यादातर जगहों पे इसको इस तरह किया जाता है. तो इक्वल्स टू ये बना 3611.8. अब जिस तरह पहले हमने किया था कि वो 3600 आपको पता है 60 का स्क्वायर होता है, यानी 6 6 36 और 00 एक्स्ट्रा आएगा, तो वो 3600 ही बनता है. लेकिन 3611.8 है, इसलिए हमने इसको 60.2 का स्क्वायर लिया, और 60.2 भी हमने इसको अप्रोक्सीमेट या अज्यूम करेंगे 60 का स्क्वायर ही हम इसको खुद ब खुद अज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है, हमें दो इक्वेशंस को मिलाना है, इसलिए हम इसको अभी 60.2 के स्क्वायर को 60 स्क्वायर ही लेंगे. ये अभी आप आगे देखिएगा. अच्छा, अब हमने इसमें अभी एक स्टेप और ये किया है कि आर ई स्क्वायर और आर एम स्क्वायर हमने देखे, मैंने कभी पहले कहा था आपको आर एम स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर स्टार्ट ऐसे करते हैं, फिर इसमें आगे जाके जो इक्वेशन 5 बनाई है इसमें आर ई स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर कर दिया है इक्वल्स टू 1/60 स्क्वायर. अब ये देखें इसमें 60.2 को ऑटोमेटिकली 60 स्क्वायर ही लिया है, क्योंकि अब हम आगे इसी से काम करेंगे. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 वी गेट, हमने जो पहले इक्वेशन 2 बनाई थी कौन सी वाली, ए एम अपॉन जी इक्वल्स टू 1/60 का होल स्क्वायर, और फिर हमने इक्वेशन 5 कौन सी बनाई थी, आर ई स्क्वायर ओवर आर एम स्क्वायर, जो भी किसके बराबर थी 1/60 के स्क्वायर के. तो अब दोनों तरफ 1/60 का स्क्वायर था, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. तो इसलिए हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 को किसी वजह से कंपेयर कर दिया. अब वो आगे हम देखेंगे. तो हमने जब कंपेयर किया तो ए एम अपॉन जी यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून अपॉन ग्रेविटी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर यानी मून और अर्थ के सेंटर्स के जो आपस में दोनों का सेंटर का फासला है वो स्क्वायर. तो ये इक्वेशन बनी. नाउ इक्वेशन 6 सजेस्ट that the gravitational acceleration of the moon is inversely proportional to the square of the distance from the center of the earth to the center of the moon. Equation 6 क्या बता रही है, क्या सजेस्ट कर रही है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून की है, किसकी बात हो रही है, ए एम की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी किस डिस्टेंस के स्क्वायर की बात हो रही है, जो कि अर्थ के सेंटर से लेके मून के सेंटर तक का है, यानी आर एम स्क्वायर के, यानी ए एम
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर एम स्क्वायर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ कि अगर आप ए एम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ना और कम होना किस पे डिपेंड करेगा, आर एम पे। अब अगर हम आर एम को बढ़ाएंगे, हम जितना बढ़ाएंगे ए एम उतना कम होगा, और आर एम को अगर हम कम करेंगे तो अब ऑपोजिट होगा, यानी ए एम अब बढ़ेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है, यानी एक चीज को बढ़ाना तो दूसरी चीज कम होगी, अगर एक चीज को कम करेंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी यानी बढ़ेगी। अब आपको इसको हम अगर फिजिकली यानी एक इक्वेशन में देखें, जब मैं आर एम को बड़ा करूंगा यानी इंक्रीज करूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो स्क्वायर यानी और वो इंक्रीज होगा। और जब किसी का डिनोमिनेटर एक फंक्शन में डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली वो चीज जो है वो छोटी होती है, तो ए एम खुद ब खुद छोटा हो रहा है। अब ये हमने फिजिकली खुद हमने पता किया। अगर मैं आर एम को फर्ज करें स्मॉल कर रहा हूँ, ठीक है, आर एम को बहुत छोटा कर रहा हूँ, पहले तो हम बड़ा कर रहे थे, बड़ा करने से ए एम छोटा हो रहा था, ठीक है, अब हम आर एम को अगर फर्ज करें स्मॉल करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करेंगे अगर, तो आर एम छोटा हुआ तो स्क्वायर की वजह से वो मजीद छोटा होगा। और किसी फंक्शन का प्रॉपर फंक्शन या किसी भी एक फ्रैक्शन का, सॉरी, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है बहुत, तो उसका फंक्शन का फिर आंसर क्या होता है, बहुत बड़ा आता है। अगर इसका आर ई स्क्वायर ओवर आर एम स्क्वायर का आंसर बड़ा आएगा तो ए एम ऑटोमेटिकली यानी बड़ा हो गया। तो हमारा जो हमने बात इसमें लिखी हुई है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात, वो साबित हो गई। नाउ मूविंग टू जनरलाइजिंग द फॉर्मूला। अब हम एक फॉर्मूला जनरलाइज करेंगे कि दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन का क्या क्या किस तरह फॉर्मूला एक बनाएं, वो हम फॉर्मूला एक खुद बनाएंगे यहाँ पे। कंसिडर टू बॉडीज, दो बॉडीज हम एक अज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं ए और बी, जिनके मासेस हैं एम ए और एम बी, यानी मास ऑफ बॉडी ए और मास ऑफ बॉडी बी रिस्पेक्टिवली, का मतलब है ए का एम ए और बी का एम बी, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर। और इन दोनों बॉडीज यानी ए और बी के फासला कितना है आपस में बीच में, आर। नाउ मूविंग ऑन, अगर हाँ अब आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, ये बॉडी ए है, ये एक बॉडी बी है, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी। अब ये मास ऑफ बॉडी ए है, मास ऑफ बॉडी बी है, क्योंकि वो छोटा है तो उसका मास ऑब्वियसली छोटा होगा। बॉडी ए बड़ी है तो मास ऑफ बॉडी ए बड़ा होगा, लेकिन आगे जाके ये इक्वेशन में इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आगे अगर भले से ए पे जो फोर्स लग रही है बी से, या बी से जो ए पे लग रही है, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं, बस सिर्फ उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। नाउ मूविंग ऑन, अब हम according to equation 6, the gravitational acceleration of the body A is inversely proportional to the square of the distance measured the center of the body B. अब equation 6 के मुताबिक जो gravitational acceleration है किसकी, body A की, यानी जो बड़ी वाली बॉडी है ये inversely proportional होगी square of the distance measured from the center of the body B। यानी अगर इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ए जो है वो कम होगी अगर हम बॉडी बी को दूर करते रहेंगे, यानी आर बड़ा करते रहेंगे, और बॉडी ए की जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो बढ़ेगी अगर हम बॉडी बी को ए के करीब करेंगे, यानी आर छोटा होगा। तो ये आपस में रिलेशन है जो याद रखना होगा। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन की जगह यहाँ ए एम लिख दिया, यानी मून की एक्सेलरेशन, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, या एक्सेलरेशन बढ़ेगी कम होगी तो फोर्स भी कम होगी, ये आपस में ऐसा ताल्लुक है इन दोनों का। तो देयरफॉर एफ ऑन ए बाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या वन अपॉन, अब वन अपॉन आ गया तो हम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। अगर आर फ्रॉम बी टू ए ऊपर होता तो ये डायरेक्टली होता, ये प्रोपोर्शनल का साइन है बेसिकली। ठीक है, अब ये डायरेक्ट है इनवर्स, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि वन अपॉन में है तो वो रिलेशन हमेशा इनवर्स होता है। तो एफ ऑन ए बी का मतलब क्या है कि फोर्स जो ए पे लग रही है इससे बी पे, एफ ऑन ए बी का ये मतलब होता है। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, एफ ए एफ सॉरी एफ बी और ए, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एफ बी ए, यानी बी जो फोर्स लगा रही है ए पे, या हम इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं एफ ऑन ए बाई बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फ्रॉम बी टू ए। आर क्या है, आर वो डिस्टेंस है या वो पोजीशन है जो कि बी से, जो पे बी पे खड़ा होने वाला कह सकता है कि ए किधर है, यानी आर फ्रॉम बी टू ए को हम इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्ट में।
आर बी और ए। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितना रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स उतनी कम होती रहेगी, अगर रेडियस छोटा होगा तो फोर्स उतनी बढ़ेगी। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ दैट बॉडी। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एफ एक एक बॉडी पे एक और चीज पे डिपेंड करती है, और वो है मास ऑफ दैट बॉडी, यानी उस बॉडी के मास पे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी, मैंने आप लोग को पहले बताया था कि बॉडी ए ऑन बॉडी बी, यानी जो बॉडी एक्सर्ट कर रही है उसको हम पहले भी लिख सकते हैं ए, और जिस पे एक्सर्ट कर रही है यानी जिस पे लगा रही है, एक्सर्ट का मतलब होता है जो लगा रही है, यानी ए लगा रही है ऑन बॉडी बी, बी पे, तो हम इसको जो लगाने वाली ए है और लगा रही है वो बी है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। Now, it directly depends upon the mass mb of the body, यानी फोर्स एक्सर्टेड FAB इस पर डिपेंड करती है डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास mb ऑफ द बॉडी पे। ठीक है, अब नेक्स्ट FAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mb, यानी अगर हम मास ऑफ द बॉडी B बढ़ाएंगे तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी A ऑन बॉडी B यानी FAB बढ़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले डिस्टेंस जो r दो बॉडीज के बीच का r वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका स्क्वायर, लेकिन मास जो है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह इन द सेम वे द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए यानी एफ बी है। अब इसमें क्या है, जो अब बॉडी बी एक्सर्ट कर रही है तो हमने बी पहले लिख दिया, और किस पे एक्सर्ट करी है, ए पे, तो हमने ए बाद में लिखा, तो एफ बी ए, ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और इसी तरह लिखा जाता है, क्योंकि आप पूरा ऑन बी बाय ए तो लिख नहीं सकते पेपर में, बहुत टाइम लग जाता है। तो in the same way, the force exerted by body B on body A, that is FBA, directly depends upon the mass ma of body A. FBA किस पर डिपेंड करता है डायरेक्टली, मास ma ऑफ बॉडी A, बॉडी A के मास पे डिपेंड करता है वो भी, जिस तरह FA भी डिपेंड करता है मास MB पे, इस तरह ये भी डिपेंड करता है FBA बॉडी A के मास पे। FBA इज डिपेंडेंट ऑन मास A और डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है ये। अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस आर इक्वल। तो उस न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से हमने क्या किया, एफ ए बी इक्वल्स टू एफ बी ए, दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी आपस में। देयरफॉर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमने इसको कंबाइन कर दिया, अब गौर करें कि पहले ये अलग था, ये अलग था, अब हमने क्या किया, एफ ऑन ए बाय बी यानी फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी यानी एफ बी ए, ये क्या है शॉर्ट में, इसको मैं लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, और मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप हम इसको इस तरह ही लिखा करें, एफ बी ए। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम ए और एम बी के, यानी कोई भी फोर्स हो, चाहे वो ए बी पे लगा रहा हो चाहे बी ए पे लगा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों के मासेस पे डिपेंड करेगी, यानी दोनों बॉडीज के मासेस पे डिपेंड होंगी। ठीक है, कि कोई भी बॉडी का, यानी अगर हम एम ए को बढ़ाएंगे तो भी हमारा एफ बी ए बढ़ेगा, अगर हम एम बी को बढ़ाएंगे तो भी हमारा एफ बी ए यानी फोर्स बढ़ेगी। और सिमिलरली अगर हमने एम ए को कम किया, यानी एम ए कम है तो एफ बी ए भी आपका कम होगा, डिक्रीज होगा, और एम बी भी अगर आपका कम है तो एफ बी ए पे भी क्या होगा कि उस पर कम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये आपस में, इनका रिलेशन इस तरह का है। अब हम डिटरमाइन करेंगे फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। जो हमने पीछे कंपैरिजंस की, फिर हमने ये दिखाया कि फोर्स आपकी एम ए और एम बी, यानी किसी भी जो दो मासेस के बीच की बात हो रही है, दो बॉडीज के बीच की बात में, तो उन दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी फोर्स। फिर हमने उनके बीच में फासले के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो हमने पीछे इक्वेशंस निकाली, अब हम उन्हीं की फाइनली मदद से हम फाइनल एक फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का। कंपेयरिंग इक्वेशन 6 और 7 जो हमने पहले निकाली, एक थी जो जिसमें रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और एक जो अभी हमने बिल्कुल लास्ट स्लाइड में की कि हमने दोनों के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। अब हमने उनको कंपेयर किया, अब कंपेयर किया तो आप देख रहे हैं कि एफ ए बी यानी दिस एफ ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए ओवर एम बी, यानी ये प्रोपोर्शनल का साइन है, और अगर ऊपर कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है,
तो एम ए यानी एम बी जैसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो ये दोनों एफ ए बी और एम ए एम बी ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली उसके साथ इंक्रीज होगा, और एक कम होगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। और आर स्क्वायर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई चीज अपॉन में लिखी है, यानी वन अपॉन फर्ज करें ये ऐसे लिखा होता, वन अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, तो यानी अब भले से इसके साथ प्रोपोर्शनल का साइन है लेकिन ये अपॉन में लिखा है, तो यानी ये इन्वर्सली है, यानी अगर आप आर बढ़ाएंगे तो एफ ए बी कम होगा, और अगर आर आपका कम करेंगे यानी फासला बीच का किसी भी दो बॉडीज का आप कम करेंगे तो एफ ए बी बढ़ जाएगा। तो ये हमने एक दोबारा एक रिलेशन बना दिया कि एफ ए बी इज प्रोपोर्शनल टू एम ए एम बी ओवर अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका बन गया। अब क्या करेंगे हम, एफ ए बी इक्वल्स टू जी एम ए एम बी ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक में कि जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल साइन हटने के बाद एक रूल है कि कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्या कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे वो कांस्टेंट है कैपिटल जी। अब इस कैपिटल जी को क्या कहते हैं, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11, और इसका ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन के जी स्क्वायर। और एम ए यहाँ पे क्या है, एम ए इज मास ऑफ बॉडी ए मास ऑफ बॉडी बी। अब ये कोई भी दो मास बॉडी हो सकती है, बॉडी ए बॉडी बी, वो आप अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं उसमें। नाउ द अबव इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म गिव्स द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। अब ये जो अबव इक्वेशन है यानी दिस वन, ये जो आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें डायरेक्शन भी दे सकती है और मैग्नीट्यूड किस में, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें। अब इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, बुक में भी आप देख सकते हैं, आपकी ये वेक्टर फॉर्म लिखी हुई होगी एफ ऑन ए बाई बी। अब एफ ऑन ए बाई बी का मतलब फिर वही है कि इसको हम किस तरह लिखेंगे, ये आप तो खुद बता सकते हैं, एफ बी ए यानी एफ बी ए, क्योंकि बी एग्जर्ट करिए ए पे, तो एफ बी ए ऊपर ये डायरेक्शन यानी उसका साइन है आपका, इक्वल्स टू माइनस जी एम ए डॉट एम बी अपॉन आर फ्रॉम बी टू ए। आर बी फ्रॉम बी टू ए को कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपली आर बी ए ही लिखेंगे, ठीक है। एफ ऑन ए बी बाय बी में होता है एफ बी ए लिखेंगे, और आर फ्रॉम बी टू ए का है सिर्फ आर बी ए ही लिखेंगे। और आर फ्रॉम बी टू ए ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है जो कि इसका डायरेक्शन बता रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो ये वन ही होगा। अच्छा, अब ये माइनस साइन क्यों आया है, ये आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ये माइनस साइन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आर बी ए बता दिया मैंने, यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू ए। आर बी ए यानी बी से डायरेक्शन ए की, यानी बी पे अगर कोई खड़ा है तो उसको ये पता चल रहा होगा कि ए किस डायरेक्शन में है, किस पोजीशन पे है, तो हम बी के रिस्पेक्टिवली ए की पोजीशन हम देख सकते हैं, तो ये आर बी ए होता है यूनिट वेक्टर। अब हाँ, नेगेटिव साइन का बेसिकली ये मतलब होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, यानी कि अगर दो बॉडीज हैं, आप फर्ज करें एक ये दो बॉडीज हैं, कोई भी एक बॉडी है ये, और ये एक दूसरी बॉडी है, तो इसकी जो फोर्स है जो ये लगा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, और ये फर्ज ये बॉडी ए है और ये बॉडी आपकी बी है। अब बॉडी बी अगर बॉडी ए पे कोई फोर्स लगा रहा होगा तो वो इस डायरेक्शन में होगी जो मैंने बनाई है। अब और अगर अगर हम कहें कि बॉडी बी पे बॉडी ए जो फोर्स लगा रहा है यानी उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो डायरेक्शन फिर उसकी होगी इस तरफ, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इसलिए अट्रैक्शन की वजह से हम इसको नेगेटिव साइन देते हैं माइनस। नाउ similarly, the force exerted by body A on body B is given by F on B by A equals to minus G MB multiplied by MA अपॉन R from A to B का स्क्वायर और फिर उसका यूनिट वेक्टर R from A to B। पहले हमने जो किया था वो बॉडी B एक्सर्ट कर रही थी बॉडी A पे, ठीक है, तो हमने उसको लिखा था ऑन A by B। अब बॉडी ए एक्सर्ट करी बॉडी बी पे, पहले बी एक्सर्ट करी थी ए पे तो ए बाय बी लिखा था, अब ए एक्सर्ट करिए बी पे तो बी बाय ए लिखा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोग को दिमाग में आसानी से बैठ जाए, एक जब बार बार दिमाग में बैठता है तो आपको रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, याद रहता है। तो ये एफ हो गया
और b बाय a है तो हम इसको a और b भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस क्यों है, क्योंकि म्यूचुअल अट्रैक्शन है, आपकी दोनों से अट्रैक्शन है, मैंने लास्ट स्लाइड में बताया। और r फ्रॉम a टू b है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, r a भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिमिलर लास्ट स्टेप की तरह है, वेयर आर ए बी इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू ए। आर ए बी का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि बी से डायरेक्ट कर रहा है ए की तरफ, यानी कि आप बी पे खड़े होकर ये पोजीशन देख रहे हैं कि ए किधर है एग्जैक्टली, सही है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6.1। अब हम इसकी जरा एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स of attraction between two balls each weighing 5 kg when placed at a distance of 0.33 meter apart। हमें कंप्यूट करना है, कंप्यूट का मतलब निकालना है, कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स, दो गेंदों या टू बॉल्स के दरमियान जिसमें से हर दोनों का वेट सेम है 5 kg, और ये कितनी दूर रखी है आपस में एक दूसरे से, 0.33 मीटर, यानी दोनों के सेंटर्स का जो फासला है वो है 0.33 मीटर अपार्ट। अब हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, हमने अभी अभी जो पहले लास्ट स्लाइड में फोर्स निकाली थी, क्या थी, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी m1 m2 कोई किसी भी दो बॉडीज के मासेस हैं, m1 आप चाहे किसी भी का भी ले लें, m2 किसी का भी ले लें, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और रेडियस यानी आर क्या है, बेसिकली इसको रेडियस वक्त का तब कहेंगे जब ये अर्थ के सरफेस पे कोई बात आ रही होगी तो आप उसको रेडियस भी ले सकते हैं। आर बेसिकली क्या होता है, ये याद रखिएगा कि किसी भी जिसके भी दो बॉडीज के बीच की बात हो रही है, सही है, उन दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस वो आर होगा हमेशा। तो हमने ये फॉर्मूला पीछे निकाला था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम इसी को यूटिलाइज करेंगे। हमने बाकी इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, यानी पुट कर दी। जी की क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखनी होगी, पेपर में कभी कभार दी होती है, कभी कभार नहीं भी दी होती, तो आप इसको याद कर लें, बहुत इजी होता है, कोई इतनी, आप बार बार जब सवाल करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। और मास वन मास टू क्या है, दोनों बॉल्स के वेट थे तो हमने वो 5 kg रख दिए दोनों की जगह, और अपॉन में आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बोथ बॉल्स दैट वाज 0.33, दोनों के फासले सेंटर के 0.33 था, हमने इसका स्क्वायर कर दिया, और इसका आंसर आया है 1.5 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। अच्छा, ये जो है ये एक नेग्लिजिबल फोर्स है, 1.5 इंटू 10⁻⁻8, ये बहुत ना के बराबर है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर दो बॉल्स रखी हुई भी हैं इतने फासले पे तो आपस में वो खिंच नहीं जाएंगी, या वो चिपकेंगी नहीं अपने अट्रैक्ट, मतलब एक तरह से लगेगा नहीं आपको अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन क्योंकि इसमें ये बहुत नेग्लिजिबल अट्रैक्शन है, ठीक है, तो इसलिए ये नेग्लिजिबल फोर्स ही आप इसको कह सकते हैं। बहरहाल ये आंसर है इसका। अब हम निकालेंगे मास एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। To determine the mass of Earth using Newton's law of gravitation, मास ऑफ अर्थ निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने अभी पीछे उसका फॉर्मूला जनरलाइज किया है। सबसे पहले कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m प्लेस नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सबसे पहले एक कंसिडर करें, एक ऑब्जेक्ट सपोज कर लें जिसका मास क्या है, कैपिटल M, जो कि प्लेस किया गया है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। अब अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर वो सरफेस ऑफ द अर्थ नियर, इन्होंने नियर क्यों इस्तेमाल किया है कि या तो वो सरफेस पे एग्जैक्टली ज़मीन पे है, या वो किसी थोड़ी बिल्डिंग के ऊपर है, या किसी घर की रूफ पे, छत पे है, तो उसको हम सरफेस ऑफ द अर्थ ही अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, क्योंकि वो इतना नेग्लिजिबल फर्क पड़ता है ग्रेविटी पे, ठीक है, इतना ऊंचा। हाँ, अगर बहुत हाइट पे, मतलब वो क्लाउड्स पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है या उससे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला गया बहुत हाइट पे, तो फिर ग्रेविटी पे फर्क पड़ता है, लेकिन इस तरह ज़्यादा थोड़े से हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी ग्रेविटी पे। अच्छा, इफ एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर ई इट्स रेडियस, एम ई जो कि मास ऑफ द अर्थ हमने लिया है, और आर ई क्या है, अर्थ का रेडियस, then the magnitude of the gravitational force with which the earth attracts the object towards its center is given by। तो फिर हम मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स का कैसे निकालेंगे, जिससे अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर पे, उसका फॉर्मूला है दिस,
F इक्वल्स टू जी कैपिटल M फिर कैपिटल E मल्टीप्लाई बाय आर ई स्क्वायर। अब ये एम ई जो है ये उसके साथ सब्सक्रिप्ट में है, सॉरी ई जो है उसके साथ, यानी अर्थ का है, अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस। अच्छा, ये डबल एम का मतलब है कि मास ऑफ एक बॉडी जो कि अट्रैक्ट हो रही है किससे, अर्थ से, ठीक है। अच्छा, जी का आपको पता है कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और आपको याद रखनी पड़ेगी। ये वो है आपने अर्थ लिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी ये एम से आपको बताया गया है, और ये एक एम से आप ये मास बॉडी बनी हुई है दिस वन। उसके बाद ये आपका आर ई रेडियस है हुआ है, ठीक है। नाउ द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गिवन बाय द मास एम of the object multiplied by the acceleration due to gravity which is equal to its weight w। जो फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रही है, ठीक है, वो इज ऑल्सो गिवन, मतलब वो किस तरह से भी निकल सकती है, मतलब एक और उसका फॉर्मूला क्या है, बाय द मास m ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का m मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर लें जो कि किसके बराबर हो जाएगा, वेट के। वेट इज अनदर इटसेल्फ इज द फोर्स, ठीक है, दोनों का यूनिट न्यूटन में ही होता है, और ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, ये रहा, फोर्स इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू एम ए होता है, और हमने ए की जगह, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसलिए ए की जगह हमने जी डाला हुआ है, तो ये आपका डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी फॉर्मूला हो गया, where g equals to acceleration due to gravity। Now comparing equation 8 and 9। अब जो हमने पहले इक्वेशन 8 और 9 कौन सी वाली, एक थी हमारी जिससे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर वाली, ठीक है, और दूसरी हमारी कौन सी थी, एक और फोर्स या इक्वल्स टू वेट इक्वल्स टू एम जी, जो दूसरी जो दूसरा तरीका था हमें वेट निकालने का या फोर्स निकालने का। तो हमने अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों एफ्स को जब कंपेयर करेंगे तो ये बनेगी, जिसमें हमने दोनों की एफ को इक्वेट किया, क्योंकि दोनों तरफ एम जी के उस तरफ भी एफ था इक्वल्स टू में, और जी एम 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 ई ओवर आर ई स्क्वायर के भी इक्वल्स टू एफ था, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो ये बन गया कैपिटल जी इक्वल्स टू एम एम ई ओवर आर ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी। अब इससे हम निकालेंगे मास ऑफ अर्थ, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है ये करने का, अर्थ का मास निकालना है हमें, जो हमने अभी हेडिंग में मेन पढ़ा था। अब सॉल्विंग फॉर एम ई वी गेट, जब हमने अब हम इसको एम ई को सब्जेक्ट बनाएंगे, जब हम एम ई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा, बस हमने एम ई को अपनी पोजीशन पर रखना है, बाकी आर ई को, आर ई स्क्वायर को हमने उधर भेज दिया दूसरी तरफ, और इसी तरह जी को, जी जब उधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा और स्मॉल जी वहीं रहेगा, और बाकी ये जो इस तरफ का, इस साइड का एम है और जो अदर साइड का एम है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास एम ई का फॉर्मूला बन जाएगा। नाउ since RE is 6.38 into 10 to the power 6, radius of the earth constant है, it doesn't change, वो बदलता नहीं है, small g is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ वो अपनी सरफेस पे सेम रहती है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आपको पता है 6.673 into 10 to the power -11, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ अब हमने ये सारी चीज़ें, पहले हमने एम ई का फॉर्मूला जनरेट कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने ये सारी वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, ताकि हमारे पास एम ई की एक मैग्नीट्यूड आ जाए, एम ई की क्वांटिटी आ जाए, ठीक है। नाउ आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट 5.98 into 10 to the power 24 kg, यानी मास ऑफ द अर्थ हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। इसी तरह हम मास ऑफ मून भी निकाल सकते हैं, हमें बस उसकी ग्रेविटी पता होनी चाहिए, ठीक है, उसका अपना मून का रेडियस पता होना चाहिए, सही है। बाकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमारा क्या है, कैपिटल जी, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। बाकी बस इसी तरह सन की निकालनी है तो सन का रेडियस और ग्रेविटी ऑफ द सन, हर ऑब्जेक्ट की एक अपनी वो होती है, ठीक है, पावर, तो आपको हर जगह की ग्रेविटी अलग अलग होगी, क्योंकि वो रेडियस के साथ चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बस जब अगर हमें किसी भी उसका निकालना है, जैसे हमने अर्थ का भी निकाला है, इस तरह हम सन का भी निकाल सकते हैं, मास और मून का भी मास निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नाउ द एवरेज डेंसिटी और मास पर यूनिट वॉल्यूम, पहले हमने मास निकाल लिया, मास ऑफ द अर्थ, अब हम निकालेंगे क्या, एवरेज डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कि कितनी मिकदार है, कितनी मास की, कितनी मैटर है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ठीक है, एक स्मॉल सी डेफिनेशन बता दी मैंने आपको। अब
ऑफ द, अब हम इसकी निकालेंगे कि डेंसिटी हमें कैसे निकालनी है। हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मास ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जनरली मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हमने इसको मास ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कर दिया। ठीक है, नाउ एम ई क्या है, मास है अर्थ का, वी ई क्या है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ है। अच्छा, अब ये पहले, ये फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि वो अर्थ हम क्या लेते हैं, एक स्फेयर अज्यूम करते हैं। हालांकि वो हर जगह से एक बॉल नहीं है, कहीं से वो थोड़ा बल्कि भी है, बल्ज भी करता है, मतलब थोड़े से उसमें अप्स एंड डाउन है, बट इसको हम स्फेरिकल एक अज्यूम करते हैं, ठीक है, जनरली। तो एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4πr³ होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने 4πre, आर की जगह, रेडियस की जगह आर ई कर दिया है, तो re³ हो गया। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, इस तरह हम ये लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, यानी इस इक्वेशन 13 को सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 12 में, जो कि हमारे पास कौन सी है, ये वाली, ठीक है। इसमें वॉल्यूम ऑफ द अर्थ में वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का जो हमने निकाला है फॉर्मूला डाल देंगे। जब हमने पुट किया, उसके बाद हमारे पास ये बना, रो इक्वल्स टू एम ई अपॉन 4/3 πre³। ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे, सॉर्ट आउट मतलब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उससे पहले सब्सटीट्यूटिंग एम ई, मास ऑफ द अर्थ, जो कि फिक्स है, वो हमने उस मास ऑफ द अर्थ ये डालेंगे, और आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ, विच इज 6.38 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ये हम इक्वेशन 13 में डालेंगे। जब हम ये दोनों चीज़ें कर देंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली डेंसिटी, उसका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या निकल के आता है, 5.52 इंटू 10⁻³ kg/m³। तो ये हमारे पास आ गए डेंसिटी ऑफ द अर्थ, और हमने इससे पहले निकाल लिया था मास ऑफ द अर्थ। Now there's an example 6.2 of the book की एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द मास ऑफ द सन व्हेन अर्थ इज ऑर्बिटिंग अराउंड इट। अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमने जैसे मास ऑफ अर्थ निकाला था, तो हम मास ऑफ सन भी निकाल सकते हैं। तो अब ये एग्जाम्पल में इत्तेफाक से वही कर रहे हैं हम लोग कि हमने सन का मास निकालना है और अर्थ उसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, यानी ऑर्बिट का मतलब क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है उसके ऑर्बिट में, ठीक है। नाउ सोल्यूशन, लेट m बी द मास ऑफ द सन। हमने सन के मास को कैपिटल M से सपोज कर लिया, एंड स्मॉल m बी द मास ऑफ द अर्थ, और छोटा m हमने किसको लिया है, मास ऑफ द अर्थ को। बड़ा m सन का मास और छोटा m मास ऑफ द अर्थ। अब अर्थ ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द सन, लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द अर्थ। r वही डिस्टेंस है सेंटर्स के, किसके सेंटर का, अर्थ का और सन का, और ये है क्या कहलाता है, ये ऑर्बिट रेडियस ऑफ अर्थ, इसे हम ऑर्बिट रेडियस कहते हैं अर्थ का। वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज गिवन बाय, हमें ये मालूम है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, सन और अर्थ के बीच की जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह निकालेंगे, दिस फॉर्मूले से, F इक्वल्स टू जी। ऊपर एक्चुअली में दोनों मासेस आते हैं दोनों बॉडी के, जिसके बीच की हम बात कर रहे होते हैं। यहाँ कैपिटल M स्मॉल m हमने इसलिए लिया है क्योंकि कैपिटल M हमने सन का मास लिया है और स्मॉल m यहाँ पे अर्थ का मास है, अपॉन r²। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला जिससे हम निकालेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज, जो अर्थ की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो क्या है, AC इक्वल्स टू 4π² कैपिटल R अपॉन T²। इसमें कैपिटल R हमारा वही अर्थ का आपका रेडियस हो गया और कैपिटल T उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। नाउ वेयर T इक्वल्स टू पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। T क्या है आपका, अच्छा सॉरी, कैपिटल R इसमें डिस्टेंस है सन से, सेंटर से लेके और अर्थ के सेंटर तक का, और कैपिटल T पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है अराउंड सन, यानी उतना टाइम, यानी एक सिंगल रेवोल्यूशन अर्थ को कितनी देर में अर्थ करता है सन के आसपास की। हम लोग को, आपको पता है एक साल में कितने डेज होते हैं, 366 डेज, ठीक है। तो ये वही है कि एक सन एक पूरे एक साल लेता है अप्रोक्सीमेटली अब सन के आसपास घूमने का, मतलब एक दफा घूमने का पूरा एक साल में घूमता है वो, तो इसलिए हमने 365.30 डेज ये लिया है। Now from Newton's second law of motion,
F इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन्स का जो मोशन का सेकंड लॉ है उसके मुताबिक फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने अभी पीछे निकाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, पहले भी निकाल चुके हैं, वो जो होता है 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ए की जगह ये उसका फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। अब पहली जो हमने इक्वेशन निकाली थी ए, जो थी हमारी कौन सी, जी एम कैपिटल एम और स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेशन बी जो भी हमने ये निकाली एम 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि वो पहली वाली इक्वेशन भी एफ के बराबर है और ये इक्वेशन बी भी एफ के बराबर है, तो दोनों एफ को हमने बराबर कंपेयर कर दिया तो हमने ये नई इक्वेशन बनाई। ठीक है, नाउ हेंस अब m ये जो न्यू मास है, मास ऑफ द सन 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कैसे बना कि हमने ये वाला जो m था, दिस वन m, ये हमारा मास ऑफ सन है, तो हमने इसको अपनी पोजीशन पे रखा क्योंकि हमें इसको सब्जेक्ट बनाना है, हमें निकालना ही कैपिटल m है जो मास ऑफ द सन है। अच्छा, ये जो स्मॉल m है, ये स्मॉल m कैंसिल किससे हो गया, इस m से कैंसिल आउट हो गया। ये आर स्क्वायर जो ये वाला है, ये आर स्क्वायर इस सीधे हाथ वाले आर से जाके कि मल्टीप्लाई होके आर क्यूब बन गया, या ये वाला जी टी स्क्वायर के साथ जब जी नीचे हमने भेजेंगे तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन बन गई मास ऑफ द सन की। नाउ फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल डेटा वी नो, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा वही खलाई डेटा, मतलब साइंटिस्ट ने जो कैलकुलेट किया हुआ है पहले से ऑलरेडी कि रेडियस क्या है या डिस्टेंस क्या है अर्थ से लेके सन तक का, या टाइम पीरियड क्या लगता है एक रेवोल्यूशन में, तो ये सब एस्ट्रोनॉमिकल डेटा कहलाता है। अब आर क्या है, वही डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सन, तो वो है 1.49 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। ये माइनस नहीं है एक्चुअली, ये प्लस है। ठीक है, ये आपका प्लस है, इट्स प्लस 11 मीटर। ये बुक में थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है तो मैंने बुक से उठाई है तो इसलिए ये माइनस आ गया, खैर लेकिन ये प्लस 11 मीटर है। ठीक है, अच्छा जी क्या है आपका, वही 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो टाइम पीरियड है टी, अब पहले मैंने आपको बताया था कि एक साल में, पूरे एक साल में अगर एक सन है तो उसके आसपास अर्थ को उसके पूरे एक रेवोल्यूशन करने में 1 ईयर यानी 366 डेज लगते हैं, और इसको एक्यूरेट में देखें तो वो 365.3 समथिंग होता है, तो ये वो है डेज। अब इसको सेकंड्स में करना है तो पहले हमने 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 24 कराया, फिर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं मल्टीप्लाई बाय 60 कराया ताकि मिनट्स में आ जाए, और फिर फाइनली सेकंड्स में लाने के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 60 दोबारा कराया, तो ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा टोटल 60 से मल्टीप्लाई करके 2 दफ़ा और 24 से मल्टीप्लाई करके 1 दफ़ा सेकंड्स में आ जाएगा। अच्छा, अब हमने जो पीछे भी एस्ट्रोनॉमिकल डेटा देखा था तो उसकी जो आर की वैल्यू, जी की वैल्यू, टी की वैल्यू, वो हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ आर, टी एंड जी इन द प्रीवियस इक्वेशन। जो हमने मास ऑफ द सन की निकाली है तो अब हमने मास ऑफ द सन की इक्वेशन को अब उसको क्वांटिटी में बतानी है कि क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, क्वांटिटी क्या है, तो इसलिए हमने ये तीनों चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दी और हमारे पास जो मास ऑफ द सन निकल के आया वो आया 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। ये आपका मास ऑफ द सन हमने यहाँ से कंप्यूट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, निकाल दिया। ठीक है, बाकी अब हम जो है जो नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स हैं वो मैं लेक्चर 2 में आपको बताऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।